कोई भी दो मासेज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड क्या? ग्रेविटेशन कह सकते हैं। तो यहाँ क्या है, दो हमारे क्या है, प्लैनेट्स हैं, या कह सकते हैं दो प्लैनेट्स है ना, या दो मास है, तो क्या करे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा, धनिया निकल जाएगा इसका। कितना बढ़िया है सीन। चलिए अब यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशन क्या होता है, सिंपल सा क्या होता है, ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। मतलब यूनिवर्स में कहीं भी दो मासेस हैं, दो बॉडी है, बॉडी का मतलब क्या, उसके मास होगा, तो वो क्या कहलाएंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब जैसे यहाँ बेस्ट फ्रेंड है कुत्ता और बिल्ली, दोनों में अट्रैक्शन है। जैसे ये चिड़िया है, ये भी एक मास है, ठीक है, ये हमारा प्यारा सा नन्हा सा बालक है, ये भी एक मास है, तो ये चिड़िया उसके तरफ अट्रैक्ट होगी, क्यों नहीं अट्रैक्ट होगी, ये भी मास है, ये भी मास है, तो मास मास तो अट्रैक्शन देगा ना। अब जैसे ये पेन है, क्या इसमें और मेरे बीच में अट्रैक्शन होगा, क्या ये मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे, तो ये मेरे पास क्यों खुद ब खुद नहीं आ जाता है, क्यों नहीं आता है, क्योंकि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स और मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, काफी सेम है, जितने का इसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे वही फोर्स ये भी हमारे ऊपर लगा रहा है, लेकिन अमाउंट इतना कम है कि क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं मेरे लाल। तो सिंपल सा ग्रेविटेशन क्या होता है, दो मास के बीच का अट्रैक्शन, वो हर एक जगह वैलिड है, मतलब यूनिवर्स में कहीं भी बात हो रहा है, मतलब क्या है, यूनिवर्सल लॉ है, कहीं भी वैलिड होगा, किसी भी प्लेनेट के ऊपर वैलिड होगा, ये मास इस मास के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, ये इसके ऊपर फोर्स, ये क्या है, आपस में सब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ये दोनों भी फोर्स है, इस चिड़िया का भी हर एक के ऊपर फोर्स है, ये बोर्ड यहाँ रखा हुआ है तो मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो सिंपल सा क्या होता है, ग्रेविटेशन सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है, क्या होता है, ओनली इन अट्रैक्टिव इन नेचर, रिपल्सिव नेचर नहीं होता है। जैसे मैग्नेट को मैग्नेट के पास लेके जाओगे, एक साइड से लगाओगे अट्रैक्शन आता है, और दूसरे साइड पलट कर लगाओगे तो क्या होता है, रिपेल करना शुरू कर देता है मैग्नेट को। देखे होगे चमत्कार, देखे हो ना, होता है ऐसा, चलो ये देखिए, चलो मतलब कुछ तो देखिए। तो इसके बारे में किसने बोला, न्यूटन साहब ने बोला। कब, किसने अपना ज्ञान दिया, न्यूटन साहब ने दिया था, जब वो कितने साल के थे, 24 एज के थे, मतलब 24 साल के, ओके। तो उनका दिमाग एक सेब लगने से खुल गया। तो आज से तुम लोग भी क्या करो, अपना जाके दीवार, मतलब दिमाग को क्या करे, सर को कभी सेब पे मारो, कभी संतरे पे मारो, कभी नारंगी पे मारो, मतलब मारते रहो, कहीं किसी से खुल जाए। ऐसा कहा जाता है कि एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, सेब आके सर पे गिरा, उनको ग्रेविटेशन पूरा सेब के अंदर से उनके अंदर ट्रांसफर हो गया। यही था ना कुछ कहानी। यदि अभी नहीं पता होता ग्रेविटेशन के बारे में, तो क्या हम लोग स्पेस में सेटेलाइट भेज पाते, सेब गिरता तब ना। अब मान लो उनको सर पे नारंगी गिरता तो कुछ और थ्योरी निकाल देते। केमिस्ट्री में तो यही होता है ना, जिसके सर पे सेब गिरा उसको सेब का थ्योरी चलता है, जिसके सर पे नारंगी गिरा उनका नारंगी का थ्योरी चलता है। तो ये क्या कहे, हमारे जो दो हमारे मासेज हैं M1 और M2, ठीक है, इन दोनों के बीच फोर्स लगता है, और ये जो फोर्स होता है दोनों मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, दोनों मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इतना उन्होंने कहा अपने लॉ में। तो कह सकते हैं न्यूटन साहब क्या बोले, ग्रेविटेशन स्टेट है एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विथ ए फोर्स, किसी फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, स्क्वायर किसका, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। अब इसके सेंटर के बीच के जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ओके। और ये हमेशा क्या होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स का मतलब इससे पहले ही बताया था, जो सेंटर पे लगता है, मतलब इसके सेंटर से यदि हम एक लाइन खींचे, कहां से, यदि हम एक लाइन खींचे ऐसा, जो इसके सेंटर से ही पास कर रहा हो और इसके सेंटर से भी पास कर रहा हो, तो ये जो फोर्स लगेगा वो हमेशा क्या होगा, इसी लाइन के ऊपर होगा, समझ रहे भावनाओं को। इसको तो क्या सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स,
जो सेंटर टू सेंटर जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं उसी के ऊपर हमेशा क्या होगा, इसका फोर्स का डायरेक्शन। तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ये भी क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, हम लोग यदि यहाँ से चलते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, इसको क्या कहा मालिक ने हमारे, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास का प्रोडक्ट, दोनों बॉडी के मास का प्रोडक्ट, और दूसरा क्या बोला इन्होंने, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर की। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिखना चाहे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितने, m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और इसको लिखते हैं, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, एक कांस्टेंट। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g को यूज करते हैं, g ओके, m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये हमारा कौन सा है, स्केलर फॉर्म है। यहाँ से g क्या होता है हमारा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हर एक जगह क्या होती है, सेम होती है। यूनिवर्सल लॉ तो मतलब यूनिवर्स में हर एक जगह वैलिड होगा ये, इसकी वैल्यू यूनिवर्स में हर एक जगह क्या होती है, सेम ही होती है। क्या होता है हमारा, सबसे पहली बात थ्रू आउट द यूनिवर्स सेम रहता है, कहीं कोई चेंजिंग नहीं है इसमें। दूसरी चीज स्केलर क्वांटिटी होती है जी, स्केलर मतलब जिसके पास क्या नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। और तीसरा इसके यूनिट की बात करें तो यदि हम यूनिट इसका निकालते तो कैसे निकालते, यहाँ देखो F इक्वल्स टू क्या, G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जैसे देखें तो यहाँ से हमको G का यदि यूनिट चाहिए तो क्या करेंगे, F आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2 लिख सकते हैं। F का यूनिट न्यूटन, R फॉर और नीचे kg का स्क्वायर। तो ये इसका क्या हो गया यूनिट, कौन से सिस्टम में, SI सिस्टम में। यदि हम इसको सीजीएस सिस्टम लिखना चाहो तो क्या लिखते हैं, न्यूटन की जगह पे बाई ग्राम का स्क्वायर, इतना लिख सकते थे। तो इसकी वैल्यू क्या नहीं होती है, ध्यान में रखोगे, मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन में दिए रहता है, नहीं दिए हो तो भी ध्यान रखना। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। उसी तरह यदि हम सीजीएस सिस्टम में जाएंगे तो 6.67 इंटू पढ़े थे शायद न्यूटन और डाइन में रिलेशन पढ़े थे, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, तो डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम का स्क्वायर कह सकते हैं। यदि इसके डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें तो क्या हो जाएगा, यूनिट हमारा क्या है, जी का यूनिट हमारा आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। तो इसके यदि डायमेंशन पे जाते हैं न्यूटन का क्या होता है mLT-2 और मीटर का L स्क्वायर और ये केजी का m-2। इसको बनाएंगे और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा m-1, ये +1 -2 -1, L पे पावर 3 T पे पावर -2, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। फैक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये तो मजेदार होने वाला है क्या, अब हम लोग क्या जानते हैं न्यूटन लॉ के हिसाब से, F इक्वल्स टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये हमारा क्या है, स्केलर फॉर्म है, स्केलर है। अब इसको यदि हमको वेक्टर बनाना तो क्या करना पड़ता था, वेक्टर बनाने के लिए यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते। तो F यदि हम इसको वेक्टर बनाते हैं तो क्या करेंगे, इसको G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके डायरेक्शन के साथ। तो F वेक्टर फॉर्म में यदि हम F12 की बात करें तो इसको डायरेक्शन कौन देगा, R12 देगा। चाहे अब इसको डायरेक्शन हमको किससे लेना है, चाहे R12 से ले चाहे R21 से ले, तो फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा 1 से 2 की तरफ। तो इसका डायरेक्शन कौन दे रहा है, 1 2 दे रहा है या 2 1 दे रहा है, 1 2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर 1 2 लिखेंगे। जो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही तो डायरेक्शन फोर्स का भी दिखाना है ना। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, m1 से m2 की तरफ, फोर्स का भी वही डायरेक्शन, तो इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको और लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, G m1 m2 डिवाइडेड बाई
आर स्क्वायर, और इसको यूनिट वेक्टर को कैसे लिख सकते थे, वेक्टर 1 2 डिवाइडेड बाय क्या, मॉड ऑफ, पढ़े हैं यूनिट वेक्टर के बारे में, पढ़े हैं। अब इसको और लिखना चाहते तो क्या लिखते हैं, जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर क्यूब, मॉड का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड है तो आर क्यूब होगा, और वेक्टर 1 2, इसको लिखा जा सकता है f12 इज इक्वल्स टू इतना। अब यदि हम चलते हैं दूसरे वाले मास की तरफ, किसके तरफ, m2 के ऊपर फोर्स की बात करें तो f क्या लिखेंगे यहाँ पे 21, ये क्या हो जाएगा g m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर कौन सा, जो f21 को बताए, f21 को कौन यूनिट वेक्टर बताएगा, r21, इतना। वापस इसको थोड़ा सा और m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और इसको लिखना चाहें जैसे इसको लिखे हैं वैसे ही तो क्या लिख सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा क्यूब, और ये हमारा हो जाएगा, लिखा जा सकता है। अब दोनों फोर्स क्या दिख रहा है, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम इससे लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, F12 इज इक्वल टू कितना, माइनस F21 लिख सकते हैं। यदि सिर्फ इनकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो मॉड ऑफ 1 2 इज इक्वल टू कितना, इतना लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम रहेगा, जितना फोर्स m1 के ऊपर लगेगा वही फोर्स तुम्हारे m2 के ऊपर रहेगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस किसका था, इसका डायरेक्शन अलग है, इसका डायरेक्शन अलग है, लिख सकते हैं। और इसको हम लिखना चाहते तो और क्या लिखते, देखो कहीं कहीं जगह तुमको ऐसा दिखेगा F12 इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पे, यदि हम माइनस आगे लगाएं तो R21 लिख सकते हैं, वेक्टर लिख सकते हैं ना। माइनस का मतलब क्या, डायरेक्शन पलट दिए, तो डायरेक्शन यदि सेम रखते 1 2 रखते तो पॉजिटिव रखते, माइनस रखते हैं तो 2 1 रखते हैं, उल्टा इसका, ऐसा भी इसको लिखा जा सकता है। इसलिए कहीं ऐसा माइनस लगा हुआ दिखे तो क्या हमको चेक करना है कि इसके लास्ट में 2 1 लिखा हुआ या 1 2 लिखा हुआ है, ये नहीं कि सर जी पढ़ाए थे प्लस होता है तो यहाँ माइनस कैसे आ गया, लिख सकते हैं झाजी। और लिखना चाहते तो क्या लिखते, वेक्टर R12 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर R21, ये भी होगा, समझ रहे हैं, छोटी सी बात, पक्की बात है, नोट कर लीजिए। कुछ पॉइंट्स उसके बारे में देखते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वैलिड किसके लिए होता है, दो ऑब्जेक्ट के लिए होता है, ये कहीं भी हो, किसी भी शेप के हो या किसी भी साइज के हो या किसी भी मास के हो, सबके लिए वैलिड है। दूसरा, एट ऑल प्लेस, यूनिवर्स की बात कर रहा है ना, यूनिवर्स में कहीं भी ये फोर्स एक्ट करता है तो मतलब किसी भी प्लेस पे हो सकता है। तीसरा, इंडिपेंडेंट किससे होता है, साइज एंड नेचर ऑफ द बॉडी, इसके साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये पेन का क्या साइज है इससे क्या फर्क पड़ना है, तो इसके साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, या बॉडी का नेचर कैसा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये किसके लिए वैलिड नहीं रहता है, ये कब फेल हो जाता है, जब डिस्टेंस कितना हो जाए 10 टू द पावर -9 मीटर। यहाँ पे क्या काम करता है, वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करता है ना यहाँ पे, तो ये इस डिस्टेंस के लिए वैलिड नहीं होता है। इट इज इंडिपेंडेंट किससे होता है, मीडियम सेपरेटिंग देम, दो मासेस हैं ये और ये, ओके, इस दोनों के बीच क्या मीडियम है इससे तो कोई मतलब नहीं है। मतलब ये कि इस दो मास को यदि पानी के अंदर डाल दे, ठीक है, चाहे स्पेस में लेके चले जाए, चाहे दो ईंट, इस दोनों के बीच में एक ईंट डाल दे, मीडियम का मतलब क्या, दोनों के बीच का जगह, तो उसके बीच में हम ईंट डाल दे, केरोसिन डाल दे, इंसान को डाल दे, लेकिन जो फोर्स है वो फोर्स उतना ही रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब समझ रहे हो कुछ, ये दोनों मास के बीच में कुछ भी हो, फोर्स वही रहेगा जो होना चाहिए विदाउट किसी मीडियम के। ये हमेशा कैसा होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर बोले, यहाँ रिपल्सन नामक कोई चीज नहीं होती है। तीसरा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्व फोर्स पढ़ाए थे, कोई फोर्स हमारा कंजर्वेटिव नेचर का होता है और नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है, पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो जाके आज पढ़िएगा, ठीक है। ये सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स का मतलब बताएं,
एक बॉडी के सेंटर से दूसरे बॉडी के सेंटर की तरफ लगता है। तीसरा, ये ऑब्जेक्ट किसको करता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन, याद होगा, दो फोर्सेस, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या करता है? इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो उस केस में क्या होता है, एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर क्या करती है? फोर्स लगाता था, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता था, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या होता था? अपोजिट। हम इसको मुक्का मारेंगे तो मेरा फोर्स का डायरेक्शन यदि इसकी तरफ है तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा? मेरी तरफ होगा। यही था ना? तो यहाँ भी तो वही कहानी है, दो फोर्सेस हमेशा रहते हैं पेयर में। और कोई? दो मास है, ठीक है, तो दो मास है, दो मास के बीच हमेशा क्या लगेगा? फोर्स तो लगेगा, ये यूनिवर्सल बात है। तो यदि वो एक दूसरे अपने स्पेस क्राफ्ट से दूर भी चले जाएं, तो जब तक ग्रेविटेशनल फील्ड में रहेंगे तब तक तो उसे फोर्स लगेगा। तो किसकी तरफ हो लगेगा? एक दूसरे की तरफ लगेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ए।